प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम लोग भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के ऐसे 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि एसएससी के अंतर्गत डीईओ, एलडीसी, मल्टीटास्किंग, जीडी कांस्टेबल, रेलवे के नॉन टेक्निकल टेक्निकल, इसके अलावा स्टेट पुलिस जैसे कि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या फिर आपका दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस वगैरह। इनके अलावा जो है टीचिंग जो एग्जाम होते हैं, जैसे बीएड के लिए होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, या फिर सी टेट हो, एस टेट हो, बिहार पुलिस के अंतर्गत दरोगा हो जाएगा, बिहार एसएससी है, बीपीएससी है, यूपीएससी है, सी सेट है। ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जो है ये सारे के सारे प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके 25 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एक नियम है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, ये किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका ऑप्शन है कैपलर, इसके अलावा गैलीलियो, नेक्स्ट ऑप्शन है न्यूटन और चौथा ऑप्शन है कोपरनिकस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, जिसके अनुसार किसी दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच में जो दूरी होता है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि उन्होंने बताया कि ये जो दो वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, जिसको हम लोग मान लेते हैं कि एफ है, तो ये जो एफ होता है ये आपका दोनों के मास, दोनों वस्तुओं के मास, जैसे एक को मान लेते हैं हम कैपिटल एम, एक को मान लेते हैं स्मॉल एम, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और इन दोनों वस्तुओं के बीच में जो गैप है, जो दूरी है, उसको अगर हम लोग आर मान लेते हैं, तो इस आर के जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, इसके वर्ग के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका स्क्वायर हम कर देते हैं। तो ये हो गया आपका जो है जो एम एम का मल्टीप्लीकेशन है, इसका ये प्रोपोर्शनल होता है एफ, और आर स्क्वायर का जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इसको अगर हम लोग किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है आपका इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम जी से उसको मल्टीप्लाई करते हैं और इस प्रकार से हम पाते हैं कि एफ का वैल्यू यानी कि जो है गुरुत्वाकर्षण बल का वैल्यू निकल जाता है। यानी कि एफ इज इक्वल टू आपका जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जहां पर कैपिटल एम और स्मॉल एम क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट का जो आपका मास है। तो ये आपका उन्होंने नियम दिया था गुरुत्वाकर्षण का, सॉरी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। और इस नियम के अनुसार हम लोग जो है कैपिटल जो जी है ये है आपका सार्वत्रिक सार्वत्रिक मतलब कह सकते हैं उसको इंग्लिश में इन्वर्सनल आपका कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दूसरा। तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा है क्वेश्चन, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। दूसरा है कि बराबर होता है, और तीसरा है कि अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, और चौथा है सालों भर एक समान रहता है। तो देखो, पृथ्वी के द्वारा सूर्य पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सूर्य भी जो है आपका पृथ्वी के ऊपर उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। पहले की अपेक्षा दोगुना हो जाएगा, या फिर 4 गुना होगा, या फिर अपेक्षाकृत आधा हो जाएगा, या फिर 1/4 होगा। तो हमने क्या बात किया है, हमने यहाँ पे अभी भी देखा था ना जी का वैल्यू और जो हमने एफ का वैल्यू। ठीक है, तो हमने देखा था कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। तो हमने देखा था अभी कि एफ इज इक्वल टू होता है आपका जो है कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है उसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि अभी जो दूरी है वो वर्तमान दूरी आपका दोगुना हो जाए, तो आर का आर क्या हो जाएगा, आर आपका डबल हो जाएगा। जब आर डबल होगा तो फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर आपका जो हो जाएगा 4।
जब नीचे में आपका जो है 4 आ जाएगा, यानी कि आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे जो f का वैल्यू आया था, यानी कि ये जो जितना आया हुआ है, इसमें देख सकते हो नीचे आपका 2 का स्क्वायर यानी 4 से भाग हो रहा है, तो 4 से भाग हो जाएगा तो क्या होगा, ये f का जो वैल्यू है ये आपका 1/4 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो आंसर डी नंबर हम लगाएंगे क्या, कि पहले की अपेक्षा जो है आपका फोर्स 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि, अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए है, द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार एक स्थिर राशि है। ये बिल्कुल गलत है, द्रव्यमान चर नहीं होता है बल्कि चर होता है भार, तो ये उल्टा दे दिया है, भार चर होता है और ये जो आपका द्रव्यमान होता है ये आपका अचर होता है, यानी कि स्थिर रहता है। दूसरा है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान में बहुत कम और भार में अधिक परिवर्तन होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये भी गलत दिया हुआ है कि यहाँ पे द्रव्यमान में बहुत कम ही, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन तो दिया है ना, तो ये आपका जो है परिवर्तन नहीं होता है, तो ये भी आपका आंसर गलत हो गया। फिर देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने से द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में वृद्धि होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है कि विषुवत से ध्रुव की तरफ में जाते हैं तो द्रव्यमान स्थिर रहता है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन भार में जो आपका वृद्धि बोल रहा है तो ये सही है, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है, इसका ये आपका जो है आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो फिर ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान, ये बिल्कुल करेक्ट है कि पदार्थ में कितना मात्रा है, इसका कितना अमाउंट है, इसका मात्रक होता है उसका मास यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, और भार जो होता है वो एक बल है, तो दोनों यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, और यही यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला है कि किसी पिंड का द्रव्यमान अपने भार से अलग होता है, कैसे अलग होता है, तो दोनों दो चीजें हैं, एक जहाँ पर पदार्थ की मात्रा का मापक है, तो एक जो है आपका यहाँ पर बल है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा डी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सी क्यों आंसर नहीं है और क्यों डी आंसर है ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन है मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है कि ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, किसी पिंड का भार जो है आपका ध्रुवों पर अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। और इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे कारण ये है कि जो ये आपका न्यूटन के नियम के अनुसार हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि देखो पिंडों सॉरी ध्रुव जो होता है वहां पर जी का वैल्यू सबसे अधिक होता है, जो आपका स्मॉल जी होता है, तो स्मॉल जी का वैल्यू जो है आपका सबसे ज्यादा होता है ध्रुव पर, और इस वजह से जो आपका एम जी यानी कि उसका जो भार होगा वो आपका ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। तो ये न्यूटन के तीसरे सॉरी न्यूटन के जो है नियम के अनुसार है, तीसरा नहीं सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग छठा। तो छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो है, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है। तो घूर्णन से ध्यान रखो कि घूर्णन से जो है आपका कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, तो ये पहला आंसर नहीं होगा, घूर्णन का कोई इफेक्ट नहीं है। दूसरा है कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, फिर से घूर्णन गति आ गया, तो घूर्णन से यहाँ पर जो है भार का कोई लेना देना नहीं है। फिर देखते हैं तीसरा, ध्रुवों पर हिम टोप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है, तो हिम टोप के कारण जो है आपका आकर्षण बल अधिक नहीं होता है, ये भी गलत है। अभी हमने जो है पिछला जो क्वेश्चन था पांचवा नंबर, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि वो जी के वैल्यू की वजह से होता है, तो यहाँ पे तीनों में से कोई जो आपका ऑप्शन सही नहीं है। तो देखते हैं चौथा ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर जी के वैल्यू के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ऊपर में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। फिर देखते हैं हम लोग सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा पर क्रमशः डब्ल्यू पी यानी कि वेट एट पोल एंड दूसरा है आपका विषुवत रेखा पर भार डब्ल्यू ई यानी कि इक्वेटर पर भार, यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा। तो देखो मैंने पहले ही कहा कि घूर्णन का कोई लेना देना नहीं है भार से, तो फिर आपका क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका डब्ल्यूपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डब्ल्यूपी जैसा था वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है डब्ल्यूपी में, यानी कि जो आपका जो क्या बोलते हैं, ये जो आपका ध्रुव है वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपका एक्सिस है, एक्सिस तो वही रहने वाला है, यहाँ पे कोई पोजीशन वगैरह में चेंज होगा नहीं, जब चेंज नहीं होगा पोजीशन में तो फिर आपका जी के वैल्यू वही रहने वाला है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है,
चलो फिर देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब या फिर जबकि एक समान वेग से ऊपर की तरफ में लिफ्ट जा रहा हो, या फिर एक समान वेग से जो है नीचे जा रही हो, या फिर ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, या फिर नीचे की ओर त्वरण से गमन करे। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो ऊपर की तरफ में जाएगा तो जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे वेट बढ़ेगा, लेकिन एक समान से जा रहा है तो उतना ज्यादा वेट नहीं बढ़ेगा जितना कि त्वरण के साथ में जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऊपर की तरफ में त्वरण की गति से अगर जाता है तो फिर ऐसे केस में जो आपका व्यक्ति का भार बढ़ेगा, ठीक है, ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखते हैं 9वां क्वेश्चन, 9th नंबर। तो 9th नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। देखो यहाँ पर द्रव्यमान बदलने की बात कर रहा है, द्रव्यमान बदलता नहीं है, तो पहला आपका ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है कि उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएंगे, फिर से यहाँ पर द्रव्यमान बदलने के बारे में बात कर रहा है, ये भी आपका आंसर गलत हो गया। फिर देखते हैं उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार बदल जाएगा, ये सही लग रहा है, ठीक है। और चौथा देखते हैं, उसका द्रव्यमान व भार पूर्ववत रहेंगे। तो देखो भार तो ये आपका पूर्ववत यानी कि जो है आपका पहले के जैसा नहीं रहेगा, ये बदलेगा, तो ये आपका डी नंबर आंसर गलत है। तो फिर आपका आंसर जो है आपका वो है सी नंबर। फिर देखते हैं हम लोग 10वां क्वेश्चन, एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है, शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा, या फिर शून्य हो जाएगा। तो ध्यान दो, ये हो गया एक शाफ्ट, और इसके ऊपर क्या हो रहा है, एक आपका जो है यहाँ पर धागे से लगा हुआ गेंद आपका जो है मूव कर रहा है, यानी कि उसको जो है अचानक से जब रोक दिया गया है तो उस शाफ्ट के ऊपर लिपटने लग रहा है। तो ये क्या होगा, जैसे जैसे लिपटेगा वैसे वैसे छोटा होता जाएगा, जब छोटा होता जाएगा तो क्या होगा, एंगल आपका ज्यादा बनाएगा, सेम ही स्पीड पर जो है आपका एंगल ज्यादा बनाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका ये आंसर हो जाएगा, गेंद का कोणीय वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि कोणीय वेग क्या होता है, समान जो वेग होता है, यानी कि समान जो है आपका जो वेग है उस पर जब अगर कोण, यानी कि एक समान गति पर अगर कोण का मान बढ़ने लगता है, यानी कोण जिस प्रकार से चेंज होता है, यही आपका कहलाता है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है कि कोणीय वेग जो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन है, एक गोल पीपे को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, क्योंकि खींचने पर पीपे का संपूर्ण भार कार्यरत होता है। ये गलत आंसर है। संपूर्ण भार का जब बात करेंगे तो ये तो लुढ़काओगे या फिर आपका वो घसीटोगे, मतलब खींच करके लेके जाओगे, दोनों कंडीशन में आपका जो है जितना कॉन्टेक्ट एरिया होता है वो तो टच करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्पिल यानी कि वही सर्पी घर्षण यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में लोटनिक घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। ये आपका जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है उसके तुलना में रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा ही कम लगता है। फिर देखते हैं हम लोग सी नंबर। तो सी नंबर में क्या है कि खींचते समय पीपे की सतह अधिक क्षेत्रफल सड़क के संपर्क में आता है। ये आपका संपर्क सतह जो है आपका उतना ही रहता है। नेक्स्ट है कि उपरोक्त के अलावा अन्य कारण है, तो ये आपका दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही था। फिर देखते हैं हम लोग 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, जल से भरे ग्लास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से ग्लास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना कागज व ग्लास के मध्य घर्षण की कमी दर्शाती है? नहीं, घर्षण तो है ही, ठीक है। बिना ऐसा नहीं है कि घर्षण नहीं है, मतलब घर्षण अगर रहता है तब भी जो है हम उसको खींच करके बिना जल को जो है छिड़काए हुए खींच सकते हैं कागज को। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है। न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है, बिल्कुल यहाँ पर ये भी गलत आंसर है। न्यूटन का तृतीय नियम तो होता है कि मतलब जो भी एक्शन होता है उसके विपरीत में जो है आपका एक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। तो अगला, एक मिनट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट आपका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है कि जड़त्व के गुण को दर्शाता है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और चौथा है त्वरण को दर्शाती है, ये भी आपका गलत आंसर है। तो देखते हैं जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व किसी भी वस्तु का जो है एक प्रॉपर्टी होता है, एक आपका गुण होता है, जिसके अनुसार जब तक उस पर कोई बाहर का बल नहीं लगता है तब तक जो है वो अपने आराम की अवस्था में, विश्राम की अवस्था या फिर एक समान गति की अवस्था में वो अपने आप को बनाए रखती है। तो यहाँ पर क्या है, ये है आपका एक ग्लास, ओके। और ये जो ग्लास है इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंदर जो है आपका पानी है।
ठीक है, तो ये आपका हो गया पानी। ओके, अब ये जो आपका पानी है, इसके नीचे क्या रखा हुआ है, इसके नीचे जो है आपका एक कागज रखा गया है। ओके, तो क्या किया जा रहा है, इस कागज को जब खींचा जा रहा है तो ये आपका जो है कागज तो हट गया, लेकिन ग्लास और ग्लास में जो पानी है वो आपका विश्राम की अवस्था में अपने आप को बनाए रख रहा है, क्योंकि हमने कागज पर बल लगाया है, इस पानी या फिर ग्लास पर नहीं लगाया है। तो यहाँ पर जो है आपका ये विश्राम के जड़त्व के गुण के कारण जो है पानी बिना हिले हुए, मतलब पानी नहीं हिलता है, ग्लास जो है आपका नहीं आपका हिलता है, ठीक है, और आराम से जो है आपका कागज बाहर निकल जाता है। फिर देखते हैं हम, इसलिए इसका आंसर जो आपका जड़त्व था। नेक्स्ट देखते हैं हम 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाए तो उसका त्वरण दुगुना होगा, संवेग दुगुना होगा, या फिर उसका जो है गतिज ऊर्जा दुगुना होगा, या फिर स्थितिज ऊर्जा दुगुना होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है वेग जब दुगुना हो जाएगा, यानी कि आपका जो है भी जो है आपका भी आपका बढ़ जा रहा है, तो देखते हैं हम लोग संवेग। संवेग क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है एम भी, ठीक है, मतलब जो है आपका मास इनटू वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो, या फिर वेलोसिटी में चेंज हो, ठीक है। तो इसमें अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपका जब ये वेलोसिटी डबल हो गया है तो फिर इसमें हम लोग जो है एमवी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से जो आपका जो संवेग है ये भी आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो आपका इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा कि संवेग दुगुना हो जाएगा। तुरंत तो दुगुना होगा नहीं, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 अपॉन, देख सकते हो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये होता है आपका 1/2 इंटू एम भी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी आपका डबल हो रहा है, तो यहाँ पर आपका डबल का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर 4 यहाँ पे करोगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा, यानी कि आपका 2, 1 मिनट कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो है 2 आ जाएगा, यानी कि 2 mv² हो गया, ठीक है। पहले था आपका हाफ mv², यानी कि ये 4 गुना हो गया, ठीक है। पहले कितना था, पहले था आपका हाफ mv², और अब हो गया आप यहाँ पर 2 mv², तो डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तो आपका 4 गुना होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 2 गुना है, तो ये भी सी नंबर भी गलत है। उसी प्रकार से अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में जो आपका ये पूरा डेटा दिया ही नहीं है कि हम निकाल पाएंगे, तो इसलिए ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है, एक भारी एवं एक हल्के पिंड एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हो तो ये पिंड एक समान वेग से गतिमान होंगे, एक समान संवेग से गतिमान होंगे, या फिर एक समान त्वरण से गतिमान होंगे, या फिर उपरोक्त जैसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये दोनों के दोनों जो है आपके एक समान संवेग से गतिमान गतिमान होंगे। क्यों, क्योंकि देखो एक भारी है और एक हल्का है, ये बात तो सही है, ठीक है, और दोनों पर समान बल लग रहा है, ये भी सही है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में जो है ये सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर कहा गया है कि एक ही अवधि के लिए लग रहा है, ठीक है, एक ही अवधि लगा करके छोड़ दिया गया। तो उतना अवधि के लिए जो है, चूंकि ये स्टार्ट होगा तो दोनों का संवेग आपका बराबर होगा, बाद में चल करके जो है अंतर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा कि एक समान संवेग से गति करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे, 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य कितना होगा, 0 होगा, 20 जूल होगा, 200 जूल होगा, या फिर कोई नहीं होगा इसमें से। तो फिर इसका आंसर देखो, यहाँ पे बातों को समझो। यहाँ पे कहा गया है कि 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखना है, ना कि उठाना है। उठाते तब यहाँ पर लगता है हम लोग मल्टीप्लाई करते दोनों में, और तब जा करके आपका जो है आंसर आता, लेकिन यहाँ पर पहले से ही 1 मीटर की ऊंचाई पर है, सिर्फ उसको बनाए रखना है, यानी कि यहाँ पर अगर वस्तु है 20 किलोग्राम का तो इसको यहीं पर रहने देना है। तो इसके पोजीशन में कोई चेंज तो हो नहीं रहा है, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए जो है हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर कोई भी काम नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। आवश्यक कार्य जो 0 हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो देखो अभी हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमने देखा था कि सॉरी हाफ mv² होता है, ठीक है, यानी कि 1/2 mv² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, वेग जो है आपका डबल हो गया है, तो वेग जब डबल हुआ है यहाँ पर, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के स्क्वायर से। जब 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4 आएगा, यानी कि ये 4 गुना हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही है।
फिर देखते हैं हम लोग 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, दाब ऊर्जा संग्रहित होती है, गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है या फिर स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। तो यहाँ पर बिजली मतलब विद्युत ऊर्जा तो आपका संग्रहित होता नहीं है, दाब ऊर्जा भी संग्रहित नहीं होता है और किसी प्रकार कोई गति का काम नहीं हो रहा है उसमें, तो घड़ी में, तो इसलिए गतिज ऊर्जा भी संग्रहित नहीं होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है, क्योंकि चाबी भर रहे हैं तो उसमें जो आपका उसके स्थितिज ऊर्जा आपका उसमें जो है संग्रहित हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग 18वां क्वेश्चन, जो कि है स्थिर आलंब से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल रहा है यानी कि दोलन कर रहा है। तो पदार्थ का स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे को नहीं का होना चाहिए, पदार्थ का स्थितिज ऊर्जा दोलन के मध्य में अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच में अधिकतम होगी, या फिर ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, या फिर चौथा ऑप्शन है स्थितिज और गतिज ऊर्जा का कुल योग दोलन के मध्य में अधिकतम होगा। तो दोलन के मध्य में जो आपका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग आपका ज्यादा नहीं होता है। साथ ही साथ स्थितिज ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा के बराबर में नहीं रहता है, ये घटते बढ़ता रहता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, दूसरा बढ़ता है तो पहला जो आपका घटता है। ठीक है, और यहाँ पे कहा कि गतिज ऊर्जा दोलन के बीच में जो आपका अधिकतम होगा, तो ये आपका सबसे करेक्ट आंसर है। और ये आपका स्थितिज ऊर्जा बोला है कि दोलन के मध्य में आपका सबसे ज्यादा होता है, ये गलत है। देखो यहाँ पे ये आपका जो है वो आलम्ब है जिससे कि लगा हुआ है, धागा से बंधा हुआ एक कोई वस्तु। ठीक है, तो ये आपका मूव कर रहा है, ये आपका इस प्रकार से जो आपका यहाँ पे बना रहा है, सॉरी देखो यहाँ पे आलम हो गया, आलम से लगा हुआ ये आपका एक धागा से बंधा मान लो कोई एक छोटा सा पदार्थ हो गया। अब ये आपका जो गति कर रहा है तो एक बार इधर जा रहा है और इधर से वापस जो आपका इधर आ रहा है। तो बातों को समझो, जब यहाँ पर आया तो ये आपका जो है स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक हो जाएगा, और फिर जब ये नीचे आया है यानी कि बीच में आया है तो इस समय इसमें गति जो है आपका सबसे तेज होगा। यहाँ पर बीच में जब आ रहा है तो यहाँ पर गति जो आपका तेज होगा, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा सबसे अधिक हो जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा दोलन के बीच में जो है आपका अधिकतम होगा। फिर देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन, ये है कि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की तरफ में झुकता है जिससे ऑप्शन नंबर ए फिसल ना जाए, ऑप्शन नंबर बी चाल बढ़ जाए या तेजी से चढ़ सके, ऑप्शन नंबर सी थकान कम हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी अस्थायित्व यानी कि स्थिरता में वृद्धि हो। तो देखो फिसल ना जाए इसके लिए वो नहीं करता है, चाल बढ़ाने के लिए भी नहीं करता है, और ना ही वो थकान कम हो इसके लिए करता है। वो करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर देखते हैं हम लोग 20वां क्वेश्चन, जो कि है भू स्थिर या फिर तुल्यकाली उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी जो सॉरी सैटेलाइट होते हैं, यहाँ पे जो है कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पे सैटेलाइट है। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होता है उसका घूर्णन का जो आवर्त काल होता है, पीरियडिक जो आपका पीरियड होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो देखो पीरियडिक टाइम इसका बात करेंगे तो ये आपका 24 घंटे का होगा। कैसे कैसे, ये आपका हो गया अर्थ। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर अगर मान लो कि जियो स्टेशनरी यानी कि जियो ये हो गया आपका अर्थ जियो है, और इससे स्टेशनरी यानी कि इससे जो आपका ये स्थिर है, इसके तुलना में स्थिर है, ये विश्राम की अवस्था में है। ठीक है, तो एक चक्कर आपका जो है पृथ्वी जो है चक्कर लगाता है 24 घंटे में, और जिस पोजीशन पे आपका जो है अभी ये जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है वही आपका जो है हमेशा उस पॉइंट पे होता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, पूरा एक चक्कर पृथ्वी लगाएगा तो वहीं पे आएगा। इसी प्रकार से एक चक्कर जो है आपका ये जियो स्टेशनरी भी 24 घंटे में लगाए ताकि ये उस जगह से आपका सीधाई में रहे। तो इस प्रकार से 24 घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 दिन बिल्कुल करेक्ट गलत आंसर है, और 365 दिन ये आपका गलत आंसर है। तो ये हमेशा ये बदलता भी नहीं है, ये जियो स्टेशनरी है तो हमेशा स्थिर रहता है पृथ्वी के वो तुलना में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 24 घंटा। फिर देखते हैं हम लोग बात अगला क्वेश्चन, सॉरी परिक्रमारत अंतरिक्ष यान यानी कि उपग्रह से एक सेव को, यानी कि एक पिंड है, सेव समझते हो ना, एप्पल, ये बाहर में छोड़ दिया जाए तो ये एप्पल पृथ्वी की ओर में गिरेगा, या फिर वो जो अंतरिक्ष यान है उसके साथ ही उसके वेग से गमन करेगा, या फिर अधिक वेग से गमन करेगा, या फिर कम वेग से गमन करेगा। तो ना तो ये अधिक वेग से गमन करेगा, ना कम वेग से गमन करेगा, ना ही पृथ्वी पर गिरेगा क्योंकि अंतरिक्ष वहां पर कुछ भी नहीं है। और ये जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट जो सेलेस्टियल बॉडी होते हैं यानी कि अंतरिक्ष मतलब खगोलीय जो पिंड होते हैं उनके बीच में है, तो इस वजह से जो है आपका ये उस अंतरिक्ष यान के साथ ही उसके वेग से ही ये गति करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर बात करते हैं हम लोग 22वां क्वेश्चन, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई व खरापन घटता है, गलत आंसर है।
जैसे जैसे गहराई घटेगा वैसे वैसे इसका घनत्व नहीं बढ़ता है। गहराई कम और खरापन में वृद्धि हो, ये भी आपका गलत आंसर है। गहराई जब कम होगा तो ये भी आपका जो है घटेगा नहीं बल्कि वो सॉरी क्या बोलते हैं, बढ़ेगा नहीं बल्कि कम ही रहेगा। ठीक है, खरापन में वृद्धि होगा तब तो बढ़ेगा, लेकिन गहराई कम है तो आपका जो है ये घनत्व नहीं बढ़ेगा। गहराई और खरापन दोनों कम, दोनों का जब कम होगा तो फिर आपका जो है ये समुद्र का पानी का जो घनत्व है वो भी आपका कम ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि गहराई और खरापन दोनों में जब वृद्धि होता है, जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे पानी का डेंसिटी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे खरापन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका डेंसिटी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर देखते हैं हम लोग 23वां क्वेश्चन। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, या फिर थोड़ा सा नीचे डूब जाता है, या फिर एक ही स्तर पर रहता है, या फिर जलयान के निर्मित पदार्थ के अनुसार थोड़ा सा ऊपर सॉरी थोड़ा और डूब या उठ जाता है। तो ये आपका जो है नदी में कोई भी जो तैरता हुआ जलयान है अगर तैर रहा है तो फिर अगर वो तैरते हुए जैसे ही जाएगा समुद्र में तो ये थोड़ा सा आपका ऊपर में उठ जाता है। अब ये आपका थोड़ा सा ऊपर क्यों उठ जाता है? क्योंकि उसका जो डेंसिटी होता है, समुद्र का जो पानी का जो डेंसिटी होता है, ये आपका क्या हो जाता है, ये जो है आपका ज्यादा होता है। ठीक है, तो नदी में जो है आपका डेंसिटी कम है, जैसे ही वो समुद्र में गया तो समुद्र में डेंसिटी आपका हाई हो गया, और इसी की वजह से जो है आपका ये जो भी जलयान है ये आपका ऊपर की तरफ में और थोड़ा सा उठ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही था। ठीक है, फिर बात करते हैं 24वां क्वेश्चन जो कि है इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि। इसका पहला ऑप्शन है पारा सभी धात्विक गेंदों को अपने में नहीं डूबने देता है, ऐसा कोई बात नहीं है, तो ये भी गलत आंसर है। नेक्स्ट है पारा द्रव रूपी एक धातु है, ये तो कुछ हद तक सही है, फिर भी आगे देखते हैं। इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है, ये सबसे सटीक आंसर हो गया। ठीक है, इस्पात का जो है इस्पात की तुलना में पारा का जो है घनत्व अधिक होता है, जिसकी वजह से कि इस्पात उसके ऊपर तैरने लगता है, उसमें डूबता नहीं है। तो बी भी इसके तुलना में गलत है। ठीक है, और डी का देख लेते हैं। इस्पात की गेंद को समुचित समंजन द्वारा किसी भी द्रव पर तैराया जा सकता है, ये गलत आंसर है। सब पर जो है इस्पात नहीं तैर सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 24 नंबर क्वेश्चन का जो है सी सही था। इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर दाब बाह्य दाब के समान ही होता है, और बी नंबर ऑप्शन है कि वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है, या फिर यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन नंबर सी में कि बाहर की अपेक्षा दाब कम होता है, या फिर सामान्य आता तथा आंशिक निर्वात बनाए रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है, यहाँ पर सामान्य आता नहीं सामान्य आर्द्रता होना चाहिए था, गलती से जो मिसप्रिंट हो गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर सामान्य आर्द्रता होना चाहिए, आर्द्रता। ठीक है, यहाँ पर जो है सामान्य आर्द्रता और आंशिक, यहाँ पे बिंदु छूट गया है, तो आंशिक निर्वात को बनाए रखा जाता है। ऐसा नहीं, निर्वात को बनाए रखोगे तो भाई वहां पर जो व्यक्ति होंगे वो आपका सांस कैसे लेंगे, और वहां पर सामान्य जब आर्द्रता तुम बना करके रखोगे तो फिर उसमें निर्वात थोड़े ना रहेगा, वहां पर एयर रहेंगे। नेक्स्ट है आपका कि बाहर की तुलना में दाब कम, अगर दाब कम रखोगे, ठीक है, जब दाब कम रखोगे उसके अंदर में तो बॉडी के अंदर में जो दाब है वो ज्यादा रहेगा, तो फिर आपकी स्किन नहीं फटने लगेंगे, नाक से ब्लीडिंग नहीं होने लगेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और दाब यहाँ पे बोला जा रहा है कि दाब बाह्य दाब के समान होता है, अपने आप जो है आपका जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है हम लोग जानते हैं कि दाब आपका घटते जाता है, तो दाब तो समान होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि वायु पंप के द्वारा जो है आपका सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। ठीक है, यानी